इस बंदर की वजह से ही मेरी सारी चोरी पकड़ी गई है। रघु, उस बद्री के बंदर को मार दो जाकर। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मंत्री के कहने पर रघु बद्री के बंदर को पकड़ लेता है और उसे एक ऊंची चोटी पर ले जाता है और उसे वहां से नीचे फेंक देता है। रामपुर नामक गांव में एक पुजारी रहता था जिसका नाम बद्री था। वह ज्यादा धनवान नहीं था और उसके माता पिता भी नहीं थे, मगर वह भगवान की भक्ति में विलीन रहता था। एक दिन वह रोज की तरह सुबह सुबह मंदिर पूजा करने के लिए जाता है। जैसे ही वह पूजा करके मंदिर से बाहर निकलता है, वैसे ही उसे मंदिर के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आती है। वह पीछे जाकर देखता है तो वहां पर एक छोटा सा बंदर घायल होकर पड़ा था। बद्री उसे देखकर कहता है, अरे, तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो छोटे बंदर? वह मासूम बंदर कुछ नहीं बोलता है, वह सिर्फ दर्द से तड़प रहा था। लगता है किसी जंगली जानवर ने इसका शिकार किया है और यह उससे बचते बचते यहाँ तक आ पहुँचा है। तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो छोटे बंदर, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा और तुम्हारा इलाज कराऊंगा। देखना, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बद्री उस बंदर को ठीक कराने का दिलासा देता है, लेकिन वह बंदर उसे चुपचाप अपनी आंखों से देखता रहता है। वह उस बंदर को उठाकर अपने घर पर ले आता है। घर पर आते ही बद्री उस बंदर से कहता है, दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और रोमांचक भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। छोटे बंदर, तुम क्या गूंगे हो? मैं कब से तुम्हें इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, मगर तुम हो कि कुछ बोलते ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बोल ही नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बद्री बंदर को लेकर वैद्य के पास जा ही रहा होता है कि उसे वैद्य रास्ते में ही मिल जाते हैं। अरे पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में, और यह बंदर तुम्हें कहाँ से मिला? अच्छा हुआ वैद्य जी कि आप मुझे यहीं पर मिल गए। मैं बस आपके ही पास आ रहा था। वैद्य जी, यह बंदर बहुत जख्मी है, आप इसका इलाज कर दीजिए। अरे पंडित जी, आप कितने नादान हैं। लोग मेरे पास इंसान का इलाज कराने आते हैं और आप इस बंदर को लेकर आए हो। भला इसे इलाज की क्या जरूरत? ये जानवर तो एक दूसरे का शिकार होने के लिए दुनिया में आते हैं। नहीं वैद्य जी, आप तो ऐसा मत कहिए। जिस तरह हमें दर्द होता है वैसे तो इन जानवरों को भी होता होगा ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको अपना समय इस बंदर के इलाज में व्यर्थ करना चाहिए। वैद्य जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? अगर मेरे समय के व्यर्थ करने से किसी बेजुबान की जान बच रही है तो मेरे लिए इससे बड़ा पुण्य आखिर क्या होगा? जैसी आपकी इच्छा। अब आपकी यही जिद है तो मैं इसके आगे कर भी क्या सकता हूँ। चलो मेरे साथ। इतना कहकर वैद्य जी बद्री और बंदर को अपने घर ले आते हैं। वह बंदर की चोट पर बहुत सारी दवा लगाकर पट्टी बांधते हैं। देखिए पंडित जी, मैंने इसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन आपको इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जैसा आपका वैद्य जी। बद्री बंदर को लेकर अपने घर चला जाता है। बंदर बेचारा जख्मी हालत में सुस्त होकर बद्री के पास लेटा रहता है। छोटे बंदर, तुम तो कुछ बोलने से रहे और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें अब छोटा बंदर बुलाऊंगा। इतना कहकर बद्री छोटे बंदर के लिए केला लेने चला जाता है। छोटे बंदर देखो, मैं तुम्हारे लिए केला लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि बंदरों को केला बहुत पसंद होता है। अब जल्दी से सारे केले खाकर खत्म करो और उसके बाद तुम्हें अपनी दवा भी लेनी है, तभी तो तुम ठीक हो पाओगे। बद्री इतना कहकर अपने हाथ से केले के छिलके को उतारता है और बंदर को खिलाने लगता है। वह बंदर बद्री को अपनी मोटी मोटी आंखों से टुकुर टुकुर देखता है। दिन गुजरते जाते हैं और बद्री उस छोटे बंदर की ऐसी ही सेवा करता है जिससे वह छोटा बंदर ठीक हो जाता है। छोटे बंदर, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो और मुझे वैसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। बद्री यह कहकर बंदर को जंगल की तरफ लेकर जाता है। ये लो छोटे बंदर, तुम्हारा घर आ गया। अब तुम अपने परिवार के पास चले जाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। बद्री की यह बात सुनकर छोटा बंदर उसकी गोद से उतरता ही नहीं है। बद्री बंदर को ऐसा करते देख उसे कहता है, छोटे बंदर,
अब तुम जंगल में अपने परिवार के पास जाओ। बद्री की बहुत कोशिशों के बाद भी बंदर उसकी गोद से नहीं उतरता है। छोटे बंदर को ऐसा करते देख बद्री परेशान होकर कहता है, छोटे बंदर, अब मैं क्या करूं? तुम तो मेरी गोद से उतर ही नहीं रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम वापस ही नहीं जाना चाहते हो। बद्री की यह बात सुनकर वह बंदर मुस्कुराने लगता है। छोटे बंदर को ऐसा करते देख बद्री भी मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। वैसे मेरे घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहता है। अच्छा ही है, मुझे तुम्हारे रूप में अपने लिए एक साथी मिल जाएगा। बद्री यह कहकर उस बंदर को अपने घर वापस ले आता है और फिर वह दोनों साथ रहने लगते हैं। छोटा बंदर बद्री के हर काम में उसका हाथ बटाता है। एक दिन बद्री मंदिर की ओर पूजा करने जा रहा होता है। उसने देखा कि राज्य का मंत्री मंदिर की सोने की मूर्ति को बड़े ही गौर से देख रहा था। अरे मंत्री जी, आप इतने दिनों बाद मंदिर में, और आप ये मूर्ति को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस इस मूर्ति की रोशनी मेरी आंखों को बहुत लुभा रही है। हाँ मंत्री जी, ये मूर्ति है ही इतनी खूबसूरत। हाँ पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मंत्री वहाँ से चला जाता है। बद्री भी पूजा करके कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। वह घर पहुंचकर छोटे बंदर को केले खिलाता है और कुछ देर उसके साथ खेलता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन बद्री कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा होता है। वह छोटे बंदर से कहता है, छोटे बंदर, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक तुम अपना ख्याल रखना। ये बात सुनकर छोटा बंदर बहुत उदास हो जाता है। छोटे बंदर, उदास मत हो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यह कहकर बद्री वहां से चला जाता है। एक रात बंदर सो रहा होता है तो उसे कुछ खटपट की आवाज सुनाई पड़ती है। जब वह बाहर देखता है तो मंदिर की मूर्ति को कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, जल्दी जल्दी काम करो और आवाज कम करो, अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बंदर उसकी आवाज सुन लेता है मगर वह उसकी शक्ल नहीं देख पाता है। अगली ही सुबह बद्री शहर से वापस आ जाता है और वह छोटे बंदर से मिलता है। अरे छोटे बंदर, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बंदर उसे कुछ बताने की कोशिश करता है मगर तभी वहां पर मंत्री राजा को लेकर पहुंच जाता है। महाराज, यही वो चोर है जिसने रात में मंदिर से मूर्तियां चुराई हैं। क्या? मंदिर से मूर्ति चुराई है? मगर महाराज, मैं तो कुछ दिनों के लिए शहर गया था। मैं वहाँ से अभी अभी वापस आ रहा हूँ। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। ये गांव में ही था। इसने शहर जाने का बहाना इसलिए किया ताकि मौका मिलते ही ये मूर्ति चुरा सके और इस पर कोई शक भी न करे। ये सुनकर बद्री चौंक जाता है। तभी राजा उससे कहते हैं, देखिए पंडित जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। बता दीजिए कि आपने मूर्ति कहाँ छिपाई है। हम वादा करते हैं कि आपको कोई सजा नहीं देंगे। महाराज, जब मैंने चोरी करी ही नहीं है तो मैं आपको मूर्ति के बारे में कैसे बता सकता हूँ? बस पंडित जी, आपका इतना दुस्साहस कि आपने हमसे झूठ बोला। सैनिकों, पंडित जी को कारागार में डाल दो। राजा के सैनिक बद्री को पकड़ के ले जाते हैं। वहाँ बैठा बंदर सबकी बातें सुन रहा होता है। तभी वह मन ही मन सोचता है, कल रात मैंने जिसकी आवाज सुनी थी उसकी आवाज तो मंत्री की आवाज से मेल खा रही है। बंदर को पता चल जाता है कि इस चोरी के पीछे मंत्री का हाथ है। मंत्री जी, बद्री को कैद करे 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने मूर्ति के बारे में कुछ नहीं बताया। अब हम ऐसा क्या करें जिससे वह मूर्ति का पता बता दे? मुझे लगता है कि बद्री ने वह मूर्ति किसी खुफिया जगह छिपाई है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बद्री का छोटा बंदर आता है और राजा से कहता है, नमस्ते महाराज। अरे, तुम तो वही बंदर हो ना जो बद्री के साथ रहता था? जी महाराज, मैं वही बंदर हूँ। मगर मैंने तो तुम्हें पहले कभी बोलते हुए नहीं सुना। जी महाराज, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मंदिर की मूर्ति कहाँ है और उसे किसने चुराया है। अच्छा, तो बताओ फिर मूर्ति कहाँ है? महाराज, महल के पीछे जो पर्वत है उसी के नीचे एक छोटी सी गुफा है। वह मूर्ति उसी गुफा में छुपी है। लेकिन ये काम आखिर किसने किया? महाराज, मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त पूरी करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा कि मूर्ति किसने चुराई है। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बताओ मुझे क्या करना होगा? महाराज, आपको मेरे मालिक यानी बद्री को अपनी कैद से आजाद करना होगा। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो?
जी महाराज, मैं जानता हूँ और यकीन मानो आपको भी जब सच पता चलेगा तब आप भी ऐसा ही करेंगे। राजा उस बंदर की बात सुनकर अपने सिपाहियों से कहकर बद्री को आजाद करने के लिए कहते हैं। मैंने तुम्हारे मालिक को आजाद कर दिया है, अब तुम मुझे सब सच बताओ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वह मूर्ति एक पर्वत के नीचे स्थित एक गुफा में छुपी हुई है और उस मूर्ति को चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि आपका मंत्री ही है। महाराज, ये बंदर झूठ बोल रहा है। भला मैं आपका खजाना क्यों चुराऊंगा? इतने सालों से क्या मैंने कभी आपसे कोई बेईमानी की है? मंत्री की यह बात सुनकर राजा उस बंदर से कहता है। मूर्ख बंदर, क्या कह रहे हो तुम? हमारे मंत्री जी पर झूठा आरोप लगा रहे हो। महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। राजा उस बंदर की बात मानकर सबके साथ उस पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। छोटा बंदर सबको उस पर्वत के नीचे बनी गुफा में ले जाता है और वहाँ पर छुपा सारा खजाना राजा को दिखाता है। मंत्री जी, आपने मेरा खजाना चुराया, मगर क्यों? महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने ये खजाना नहीं चुराया। ये जरूर इस बंदर और उसके मालिक का काम है। मंत्री जी, आप मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी करेंगे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। आपकी सजा यही है कि बद्री की जगह आप कारागार में कैद रहेंगे। मंत्री को सजा सुनाने के बाद राजा बद्री से कहते हैं। पंडित जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बेवजह सजा दे दी। नहीं महाराज, आप मुझसे माफी मत मांगिए। पंडित जी, आपका ये बंदा बहुत समझदार और बहुत ही वफादार साथी है। अगर आज ये ना होता तो सच में हम आपको हमेशा के लिए अपनी कैद में रखते हैं। हाँ महाराज, ये मेरा साथी मेरा वफादार है। लेकिन छोटे बंदर, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब मंत्री जी ने किया है? जब आप शहर गए थे तब मैंने एक रात कुछ लोगों को मूर्ति को ले जाते हुए देखा और वहाँ पर मैंने मंत्री जी की आवाज़ सुनी थी। छोटे बंदर, तुमने यह बहुत अच्छा काम किया। ये बात बोलकर बद्री छोटे बंदर को गले लगा लेता है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और रोमांचक भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। यही तेरी सजा है। अब इस जंगल में तू जंगली पशुओं का शिकार बनेगा। वो डाकू सारा धन लेकर फरार हो जाते हैं। अब विनोद के पास सिर्फ वह 2 हार बचे थे जो कि उसे उसके आखिरी ग्राहक ने दिए थे। विनोद वहीं पर बेहोशी की हालत में बंधा हुआ अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा होता है। विनोद नाम का एक ठग अपने ठगी के सफर में दूसरे शहर जाने के लिए निकलता है। पर क्या यह वाकई में ठगी का सफर होगा या फिर यह एक ऐसा सफर होगा जो विनोद की जिंदगी हमेशा के लिए पलट कर रख देगा? आइए देखते हैं। शहर की यात्रा अगर मैं गांव के रास्ते से तय करूंगा तो मुझे बहुत समय लग सकता है। मेरा दोस्त लक्ष्मण तो हमेशा जंगल के रास्ते से ही व्यापार करके लौटता था। क्यों ना मैं भी आज जंगल के रास्ते से ही जाऊं? इतना सोचकर विनोद जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। काफी रात हो चुकी है। बेहतर यही होगा कि मैं आज रात यहीं कहीं रुककर विश्राम कर लेता हूँ। विनोद जैसे ही अपनी नजरें चारों ओर फेरता है तो उसे एक रोशनी दिखती है। अरे, ये सामने की तरफ से रोशनी कैसी आ रही है? हो सकता है कि ये जंगल के आसपास कोई गांव हो। चलकर देखता हूँ। विनोद जैसे ही रोशनी की ओर चलता है तो वह देखता है कि उस जगह एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां का एक व्यक्ति विनोद को देखकर कहता है। कहो बेटा, आपको हमसे क्या काम है? दरअसल मैं वन के रास्ते से दूसरे शहर जा रहा था और अभी रात भी काफ़ी हो चुकी है। अगर आप मुझे रुकने के लिए कोई स्थान दे देते तो बहुत अच्छा होता। नहीं पुत्र, हम तुम्हें सिर्फ रुकने के लिए स्थान नहीं दे सकते। क्यों? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सिर्फ रुकने के लिए स्थान ही नहीं, मैं तुम्हें खाने के लिए भोजन भी दूंगा। अच्छा, तो ऐसा कहिए ना। विनोद उनके घर खाना खाकर सो जाता है। बेटा, तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अब इन काका से मेरा मतलब निकल गया है। अब सच बोलने में कोई परेशानी नहीं है। काका, आपकी खटिया में सोकर तो मेरी पीठ ही अकड़ गई है और आपने जो खाना खिलाया था वो भी कुछ खास नहीं था। जो भी हो, अब मैं चलता हूँ। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उसने कुछ नहीं कहा। छोड़ो, अभी बच्चा है, वक्त आने पर समझदार हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और रोमांचक भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। चलो,
पिछली रात का रहना खाना तो आराम से हो गया। अब सूरज ढलने से पहले मुझे अपना पूरा सफर तय करना पड़ेगा। फिर विनोद वहाँ से चला जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी धूप में मैं कैसे ये पानी से भरी बाल्टी को अपनी झोपड़ी तक ले जा सकूंगी? अरे ये क्या, अगर मैं इस बुढ़िया की मदद करने के बदले में मुद्राएं मांगू तो ये मुझे मना नहीं करेगी। विनोद बुढ़िया के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वो बुढ़िया उससे कहती है, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे 100 स्वर्ण की मुद्राएं देनी होंगी। 100 स्वर्ण मुद्राएं? रहने दो बेटा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। सोच लो, इस जंगल के रास्ते से डाकुओं का झुंड रोज यातायात करता है। अगर वो तुम्हें रास्ते में मिल गए तो वो तुम्हें लूट लेंगे। ये बात सुनकर बुढ़िया के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास धन भी बहुत था। तभी बुढ़िया कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी झोपड़ी तक मुझे छोड़ दो। ये हुई ना बात। विनोद बुढ़िया को उसके घर तक छोड़ देता है। ये लो बेटा, तुम्हारे 100 स्वर्ण मुद्राएं। इसे कहते हैं व्यापार। घर से कुछ भी नहीं लेकर निकला था, रात में मुफ्त में रह भी लिया और 100 स्वर्ण मुद्राएं भी कमा ली। लेकिन इतने पैसे लेकर जंगल के रास्ते जाना खतरे से खाली नहीं है। विनोद गांव के रास्ते दूसरे शहर जा ही रहा था कि उसकी सोने की पोटली जमीन पर गिर गई। ये क्या, इस पोटली में तो सोना है। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, आपकी सोने की पोटली यहाँ गिर गई है। अरे ये कैसे हो गया? विनोद वापस पोटली को उठा लेता है। भाई साहब, एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। वो मेरी फसल बर्बाद हो गई और मेरे पास खाने के लिए एक भी पैसे नहीं है। तो कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लो, किसी से ऐसे पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, अभी अभी मैंने तुम्हें सोने से भरी पोटली दी है और तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो? ये पोटली तो मेरी ही थी ना। अगर तुम यह पोटली रख भी लेते तो मैं राजा के पास जाकर चोर को वैसे भी ढूंढ निकालता। इतना कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है। अरे ओ मतलबी आदमी, एक बात मेरी याद रखना, इसी जगह खड़े होकर तुम मेरे से मदद मांगोगे। विनोद चलते चलते एक गांव में पहुंचता है। विनोद एक मसालों की दुकान के पास आकर खड़ा हो जाता है। भाई, मेरे पास विदेशी मसालों से भरा स्टॉक आया है। सस्ते में मिलने के कारण मैंने उसे बहुत कम में खरीद लिया। तुम तो इस राज्य के इकलौते मसाले विक्रेता हो। मेरा सारा माल खरीद लो, मुझे दूसरे शहर जाकर बेचने का झंझट नहीं रहेगा। रिंकू, तुम तो जानते ही हो कि मैं सिर्फ तुमसे ही मसाले खरीदता हूँ। दरअसल मेरी बुआ के बेटे की शादी है, तो मैं 2 दिनों के लिए पास के गांव जा रहा हूँ। वहां से लौटते ही मैं तुमसे मसाले खरीद लूंगा। इतना कहकर मसालों का व्यापारी वहाँ से चला जाता है। तभी विनोद मन ही मन सोचता है, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अगर मेरे हिसाब से काम हो गया तो मैं 2 दिनों में हजारों मुद्राएं कमाकर फरार हो जाऊंगा। नमस्ते रिंकू भैया। नमस्ते, माफ करिएगा पर मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानोगे भी कैसे जब तुम मुझसे पहली बार मिल रहे हो। मैं पास के शहर का व्यापारी हूँ। मैंने आपसे बहुत बार मसाले खरीदे हैं। दरअसल मेरे शहर में मसालों का अकाल पड़ गया है। आपके सारे मसाले खरीद कर ही मैं अपने शहर की मुसीबत को मिटा सकूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, वैसे आपके मसालों का मूल्य कितना होगा? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। मैं आपको इसके 1200 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। बस आप मुझे सारा माल बेच दो। अच्छा ठीक है, सारे मसाले तुम ले लो, मुझे पैसे दो, मैं सारे मसाले बैलगाड़ियों में चढ़ा देता हूँ। हमारे देश में भी मसाले खत्म ही होने वाले हैं। मुझे आज ही मसालों का स्टॉक लेने के लिए निकलना होगा। मैं 2 दिन में लौटूंगा। भैया, मेरे पास तो भी 200 स्वर्ण मुद्राएं हैं। आप एक काम करो, मुझे 200 मुद्राओं का मसाला दे दो। मैं 2 दिनों में मसाले बेचकर आपके पैसे भी दे जाऊंगा और बाकी के मसाले भी ले जाऊंगा। भाई, ये पास की दुकान मेरी ही है और इसके भीतर ही सारे मसाले पड़े हैं। तुम ये चाबी रखो, इसमें से तुम मसाले ले जाना, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है। रिंकू वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी वहाँ गांव का एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ भाई, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? दरअसल हमारे देश में मसालों की किल्लत हो गई है। किसी के पास थोड़ा सा भी मसाला नहीं बचा है। हाँ बताओ भाई, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है? मैं इन्हें सब बता दूंगा। आप जहाज की तरफ जाइए। हाँ, मैं चलता हूँ जी।
विनोद ने अपनी चतुराई से अनजाने में मसालों के व्यापारी से ऐसा बुलवा दिया कि मसालों की किल्लत विनोद के शहर में नहीं बल्कि उनके खुद के शहर में है। हे भगवान, इस मसालों की किल्लत से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास अभी कुछ मसाले पड़े हैं। अगर आप चाहें तो मैं वो मसाले आपको बेच सकता हूँ। मैं सारे गांव वालों को बता देता हूँ ताकि सबके पास मसाला रहे। मैं भी जाता हूँ। हा 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 हा, अब आएगा मजा। विनोद की चतुराई भरी तरकीब काम आ गई। उसने 2 दिन के भीतर किसी को 6 महीने तो किसी को 3 महीने तक के मसाले 10 गुना दामों में बेच डाले। विनोद अब अपने आखिरी ग्राहक से पैसे लेता हुआ, भाई आपके मसालों का मूल्य हुआ 500 स्वर्ण मुद्रा। पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं एक सुनार, तुम ये 2 हार रख लो और इस एक हार की कीमत 300 स्वर्ण मुद्राएं हैं। जल्दबाजी में मुझे इसका कोई विक्रेता नहीं मिला और मुझे अभी मसाले भी लेने हैं। चलो अच्छा ठीक है। आज दूसरा दिन है, अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मैं आप कभी भी पकड़ा जा सकता हूँ। तभी वहाँ पर रिंकू आ जाता है। भाई यहाँ तो सिर्फ 4 पोटली मसाले ही बचे हैं, बाकी मसाले कहाँ गए? अब इसे कौन बताए कि इन पोटलियों में मसाले नहीं बल्कि स्वर्ण मुद्राएं हैं। वो मैंने सारे मसाले अपने शहर भिजवा दिए हैं और ये रहे आपके बाकी के बचे 1000 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है। विनोद बोरी भरी स्वर्ण मुद्राएं लेकर घोड़े में सवार होकर जंगल के रास्ते अपने शहर जाने लगता है। अब मुझे वो मसाले वाला कभी नहीं पकड़ पाएगा। बस अब मैं थोड़ी ही देर में अपनी शहर की सीमा में प्रवेश करने वाला हूँ। भाई देखो, लगता है ये युवक व्यापार करके लौटा है। हे भगवान, ये तो डाकू हैं। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और रोमांचक भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रुक जाओ, नीचे उतरो। विनोद नीचे उतर जाता है। इन पोटलियों में क्या है? इन पोटलियों में मेरे कपड़े हैं। मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने अपनी छोटी सी झोपड़ी बेचकर छोटा मोटा कपड़ों का व्यापार चालू करा है। मैं एक मंदिर के बाहर अपनी बीमार माँ के साथ रहता हूँ। कृपया मुझे छोड़ दीजिए भैया, मैं अपनी बीमार माँ का इकलौता सहारा हूँ। ये बात सुनकर वो डाकू पिघल जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो, पर इस रास्ते का उपयोग दोबारा मत करना। ठीक है भैया। विनोद मन ही मन सोचता है, वाह क्या बात है, आज मेरे शातिर दिमाग ने इन डाकुओं को भी बेवकूफ बना दिया। विनोद वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसकी एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली जमीन पर गिर जाती है। दुष्ट लड़के, तुमने हमसे झूठ बोला, अब देख हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। वो डाकू विनोद को बहुत पीटते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। यही तेरी सजा है, अब इस जंगल में तू जंगली पशुओं का शिकार बनेगा। वो डाकू सारा धन लेकर फरार हो जाते हैं। अब विनोद के पास सिर्फ वह 2 हार बचे थे जो कि उसे उसके आखिरी ग्राहक ने दिए थे। विनोद वहीं पर बेहोशी की हालत में बंधा हुआ अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा होता है। कुछ समय बाद जब विनोद को होश आता है तो वह खुद को एक झोपड़ी के भीतर पाता है। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? वो झोपड़ी और किसी की नहीं बल्कि उसी बूढ़ी माँ की थी जिसकी मदद विनोद ने करी थी। बूढ़ी माँ, मैंने आपसे उस दिन इतना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी आपने मेरी मदद क्यों करी? बेटा, अभी तुम बच्चे हो, समय के साथ तुम्हें भी अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं माँ, हो गया। पुराने वाले विनोद को तो आज जानवरों ने खा लिया है। मुझे अब एक नया जीवन मिला है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नेकी के रास्ते पर ही चलूँगा और आप ये मेरी तरफ से एक भेंट स्वीकार करें। इसकी कीमत 300 स्वर्ण मुद्राएं हैं। धन्यवाद पुत्र। बूढ़ी माँ, मैं एक मसाले वाले का गुनहगार हूँ। मेरी वजह से वह बेचारा बर्बाद हो गया है। अब मेरी जगह तो कारागृह में है। मैं जा रहा हूँ, अपना गुनाह कबूल कर लूँ। बेटा, एक बात याद रखना, अगर तुम्हें सच्चे दिल से पछतावा हुआ है तो तुम गुनाह कबूल करके भी कारागृह नहीं जाओगे। जाकर उस मसाले वाले से माफी मांग लो और उसे वादा करो कि कारागृह से छूटने के बाद उसके नुकसान हुए एक एक पैसे लौटा दोगे। विनोद उनकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। वह जा ही रहा होता है, तभी उसे वो डाकू फिर दिखाई पड़ते हैं। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप मेरी? अगर इन डाकुओं ने मुझे वापस देख लिया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विनोद वन की दूसरी ओर भाग जाता है।
संयोग से विनोद वापस जंगल के पास बसे उसी गांव में पहुंच जाता है जिधर उसने एक रात गुजारी थी। अरे बेटा, तुम्हें तो देखकर लग रहा है तुम किसी मुसीबत में हो। आओ आओ, घर के भीतर आओ। काका, आप मुझ जैसे मतलबी से अभी भी इतनी अच्छी तरीके से बात कैसे कर रहे हो? उस दिन आपने मुझे खाना और छत देकर मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, और आपका एहसान मानना तो दूर, मैंने आपसे बुरी तरह से बात करी। तुमने अभी अभी मुझे क्या कहकर बुलाया? मैंने आपको काका कहा। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से तुम मेरे बेटे के समान हुए ना। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही बहुत है। चलो भीतर चलो। हाँ काका, चलिए। विनोद भोजन कर उन काका के घर पर सो जाता है। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। विनोद वो दूसरा हार काका को दे देता है। ये किस लिए बेटा? काका, मेरी तरफ से आप इसे एक भेंट की तरह स्वीकार करें और मुझे अपने एहसान से मुक्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। बारिश के मौसम में मेरी छत से पानी टपकने लगता है। ठीक है, अब आप इन पैसों से अपनी छत सुधरवा लेना। हाँ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब विनोद की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आज तो मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, पर आज किसी की मदद करके जो सुख मुझे मिला है, क्या अनुभव मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ। विनोद वापस से निकल पड़ता है। तभी वो वहां पहुंचता है जहां उसके स्वर्ण मुद्राएं गिर गए थे। अपनी जमीन पर उस व्यक्ति ने कैसा यंत्र लगाया है। छोड़ो, मुझे क्या, आज रात यहीं पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। कल सुबह किसान भाई से माफी मांगकर मसालों के व्यापारी के पास चला जाऊंगा। इतना कहकर विनोद खेत के पास वाले पेड़ के पीछे सो जाता है। जैसे ही रात घनी हो जाती है, तभी कुछ लोग सूरज के खेत में आते हैं और खुदाई करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, चलो काम हो गया, अब सुबह देखा जाएगा। सूरज भाई, तुम्हारी तो निकल पड़ी। कल तक तो तुम मामूली किसान थे और आज तुम मेरे साथ इतना बड़ा सौदा करने वाले। हाँ महामंत्री जी, भगवान की कृपा तो देखिए। मैंने जैसे ही खेत में जोतने के लिए हल चलाया, उसमें से एक कीमती धातुएं निकलने लगी। इस काम में पैसा तो बहुत है, लेकिन मानसिक तनाव भी बहुत है। अच्छा, तो तुम इसलिए ये धातु उगलने वाली जमीन मुझे बेचना चाहते हो ना? हाँ मंत्री जी, आज शाम को राजा खुद इस धातु देने वाली जमीन को देखने आने वाले हैं, इसलिए ये जमीन आप ले लीजिए। मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा बताओ, कितनी कीमत तय करी है इस जमीन की? मैं इस जमीन के 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लूंगा। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा? ये तो बहुत बड़ी कीमत है, मगर ठीक है, मैं ये कीमत देने के लिए तैयार हूँ। पर पहले मुझे जमीन से धातु निकाल कर तो दिखाओ। रुकिए। सूरज धातु निकालने वाले यंत्र को चालू कर देता है, पर उसमें से धातु निकलने की जगह पत्थर निकलने लगते हैं। कल रात को तो मैंने इस भूमि के सारे आसपास से धातु निकाल लिए थे। अब कुछ देर के लिए इसमें से धातु की जगह सिर्फ मिट्टी ही निकलेगा। सूरज, इस भूमि से तो सिर्फ मिट्टी ही निकल रहा है। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कल पूरे दिन इस भूमि से धातु निकली है। मतलब तुमने इस भूमि के सारे धातु निकाल लिए और मुझे मोटे दामों में बेचकर तुम फरार होना चाहते थे? नहीं नहीं महामंत्री जी, ऐसा नहीं है। अगर आज शाम को राजा जी ने यह देख लिया तो वह मुझे कारागृह में डाल देंगे। आप मुझे बचा लीजिए। अब बचने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है। ये जितनी भी बड़ी जमीन है सिर्फ 5,000 स्वर्ण मुद्रा में बिकेगी, पर मैं तुम्हें इसके 20,000 मुद्रा दूंगा। ये पैसे लेकर तुम दूसरे देश चले जाओ, बाकी राजा को जो बोलना है वो मैं देखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। लाओ, मुझे जमीन के कागज दे दो। हाँ, मैं अभी लाता हूँ। अच्छा बच्चू, विनोद के सामने ठगी करने की कोशिश। अगर अभी 2 मिनट में तुमसे ऐसा नहीं बुलवाया कि तुम दोनों मुझसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लो, तो मेरा नाम भी विनोद नहीं। रुक जाओ सूरज, इस कपटी को जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम किसके बारे में क्या कह रहे हो? हाँ मुझे पता है। महाराज के कहने पर कल रात में यहीं पर सो गया था। मैं उनका एक खुफिया गुप्तचर हूँ। महाराज को आपके ऊपर काफी दिनों से शक था, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पीछे जासूसी के लिए लगा दिया।
क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत वो तो मैं महाराज को ही दूंगा। तुम तो राज में हफ्ता वसूली करते हो, गुंडों को शरण देते हो और राजकोष से धन लूटते हो। आज तुम्हारा खेल खत्म। भाई माफ कर दो, मैं तुम दोनों को 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा। यह जमीन भी तुम ही रख लो। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने कल रात को ही खुदाई करी। बेवकूफ़ कहीं का, मैंने तो सिर्फ इतना अनुमान लगाया था कि एक महामंत्री कैसे गलत काम कर सकता है, और इसने तो सच ही मान लिया। हमें तुम्हारी मुद्राएं नहीं चाहिए। तुमने जिनका जिनका धन लूटा है वह सब वापस कर देना, और आगे से कोई गलत काम मत करना, नहीं तो राजा को सारे सबूत दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। धन्यवाद भाई, आज तुमने मुझे बचा लिया। भाई मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो। अरे भाई, पुरानी बातों को छोड़ो। मुझे तुम्हारे जैसे एक चतुर व्यक्ति की तलाश थी। आज से ये काम हम दोनों साथ मिलकर करेंगे और मुनाफे को आधा आधा बांट लेंगे। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, पर मुझे अभी के लिए तुम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। मुझे किसी को पैसे लौटाने हैं। तुम यह पैसे मेरे आने वाले महीने से काट लेना। जैसा तुम कहो। विनोद उन पैसों को लेकर मसालों के व्यापारी के पास पहुंच जाता है। मुझे माफ कर दो रिंकू, मैं तुम्हारे मुनाफे के सारे पैसे लौटाने आया हूँ। अगर तुम मुझे अभी भी राजा के पास गुनहगार के रूप में ले जाना चाहते हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं भाई, तुमने सारे पैसे लौटा दिए, मतलब तुम एक अच्छे इंसान बन चुके हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इस प्रकार विनोद अपनी गलतियों को सुधारता है और हमेशा के लिए सुधर जाता है। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और रोमांचक भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।